कि जिसको राइट विंग फंडामेंटलिस्ट कहा जाता है, ये डेफिनेशन इंडियन पॉलिटिक्स में हर 20 साल में बदल जाती है। जैसे अभी उन्होंने कहा कि कुछ चीजें ऐसी थी जो लगता असंभव, ऐसा कभी होगा भी। बिल्कुल ये सच है। आप पिछले 100-125 साल का भारत का इतिहास देखिए। 1885 में कांग्रेस बनी। जब 1905 में लोकमान्य तिलक ने पूर्ण स्वराज की बात कही तो लोगों ने कहा राइट विंग फंडामेंटलिस्ट है, एक्सट्रीमिस्ट है, क्या बात कर रहा है। अरे अंग्रेजों के राज में सूरज नहीं डूबता, भगवान भी उनके साथ हैं। केवल बात इतनी थी कि वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस प्राप्त करने, कहां पूर्ण स्वराज की बात करने लगे। वो असंभव वाली बात थी जो आप लोग कहते थे, और ही वॉज कंसिडर्ड एज एक्सट्रीमिस्ट। हम सब ने भी, आपने पढ़ा होगा, भारतीय असंतोष के जनक लोकमान्य तिलक। 20 साल और गुजरे, तिलक के मित्र गोखले, गोखले के शिष्य गांधी, एंड द मूवमेंट फॉर स्वराज हैज बिकम अ रियलिटी बाय 1920s। अब वो स्वीकार हो गया। जो हार्ड लाइन था वो अब मॉडरेट हो गया। अब कांग्रेस के अंदर हार्ड लाइन के प्रतीक कौन थे, जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहते थे, फंडामेंटलिस्ट, एक्सट्रीम राइट विंग वाले? मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, ये सब हार्ड लाइनर्स। Another 20 years, mid-40s, देश आजाद हुआ, ये सब सत्ता में आ गए। अब जिसको आप एक्सट्रीम हार्ड लाइन कहते थे, दुर्भाग्य से उस समय देश का सांप्रदायिक विभाजन भी हुआ, अब वो एक्सेप्टेबल ट्रुथ हो गया। अब हार्ड लाइन का प्रतीक कौन था 50s में? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, भारतीय जनसंघ। Another 20 years, 67 आते आते अनेक राज्यों में सरकारें बन गई, केंद्र में 37 MP जीत के आए, और वो स्वीकार्य विचारधारा हो गई। अब 60 के दशक और 70 के दशक में हार्ड लाइन का प्रतीक कौन था? हम में से बहुत सारे, हम लोग सबकी पैदा होने से पहले की बातें हैं, बहुत लोगों को ध्यान नहीं हो, तब हार्ड लाइन के प्रतीक थे अटल बिहारी वाजपेयी, जो ये कविता करते थे, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। और 20 साल गुजरे, 90 का दशक आया, अटल जी स्वीकार्य हो गए। अब हार्ड लाइन के प्रतीक थे अडवाणी जी। कहा गया अरे ये क्या बात कर रहे हैं, मंदिर को लेकर भी कोई राजनीति हो सकती है, तो असंभव है। और 20 साल गुजरे, 2010 का दशक आया, अडवाणी जी भी स्वीकार्य थे। अब हार्ड लाइन के प्रतीक थे मोदी जी। और एक दशक गुजरने दीजिए, वो भी स्वीकार्य हो रहे हैं। और ये तय मानिए कि देश की जो धारा है वो राइट डायरेक्शन में बढ़ रही है। इट इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। और ये मतलब फैक्ट है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। एंटायर चेंजिंग ऑफ द पॉलिटिक्स इज गोइंग इन दैट डायरेक्शन। अब 2014 में जो एक बहुत बड़ा डिसीजन हुआ कि 30 साल के बाद किसी को क्लियर मेजॉरिटी की सरकार मिली, तो ये बदलाव सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं था, ये बदलाव एक थॉट प्रोसेस बदलने के लिए था, एक सोच बदलने के लिए था। और वो सोच क्या थी, इसकी झलक आपको जब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले से अपना पहला भाषण दिया, तो भाषण शुरू होने से पहले ही आपको पहली झलक दिख गई थी। क्या? वो पगड़ी पहन के भाषण देने आए थे। पगड़ी सिर्फ एक वेशभूषा नहीं थी, वो भारत के सम्मान, स्वाभिमान और गौरव का एक प्रतीक थी। दुर्भाग्य से दिल्ली के तो इंटेलेक्चुअल क्लास के एक सेक्शन में जब तक आप भारतीय होने पर ग्लानि ना अनुभव करें, अपनी धर्म और संस्कृति के प्रति अपमान के शब्दों का प्रयोग ना करें, तब तक आप बुद्धिजीवी नहीं माने जा सकते थे। उस दिल्ली में खड़े होकर सांस्कृतिक गौरव और सम्मान के प्रतीक चिन्ह को उन्होंने पहले स्टेप पे दिखाया। दूसरी बात क्या आई, उसी स्पीच में एक विषय आया जिसको आदमी कहेगा नॉन पॉलिटिकल। उन्होंने कहा स्वच्छता अभियान। स्वच्छता अभियान, इसका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना? इट्स ए प्योरली नॉन पॉलिटिकल इशू। सच है, पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था, सोच से लेना देना था। क्योंकि अगर आपको व्यवस्था बदलनी है तो सरकार के साथ समाज और सोच भी बदलना होगा। और आप देखिए, उसका कुछ ना कुछ तो प्रभाव अवश्य आया है कि हम और आप कभी जा रहे हो, हमारे हाथ में कोई पेपर हो, कोई रैपर हो, पैदल जा रहे हो, स्कूटर मोटरसाइकिल में जा रहे हो, अपनी गाड़ी में जा रहे हो, पहले जितनी सहजता से किसी भी सड़क पर चलती हुई किसी भी जमीन पे फेंक दिया करते थे, आज ठिठक जाते हैं लोग, कहते हैं रुक जाओ, कोई डस्टबिन दिखेगा तो वहां डालेंगे। सोच में बदलाव आया। दूसरा विषय उन्होंने उठाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कोई कहेगा तो टोटली नॉन पॉलिटिकल इशू है, इसका क्या लेना देना पार्टी पॉलिटिक्स से? ये भी सच है,
पार्टी पॉलिटिक्स से कोई लेना देना नहीं, फिर मैं कहूंगा सोच से लेना देना था। और उसका प्रभाव यह पड़ा कि हरियाणा जैसा राज्य जहां लिंग अनुपात सर्वाधिक असंतुलित था, इन 4 वर्षों में शिशुओं में उसमें भारी सुधार दर्ज हुआ। तीसरी चीज उनके प्रधानमंत्री बनने के 2-3 महीने बाद नजर आई, वो क्या? सामान्यतः एक मनोवृत्ति बनी हुई है कि समाज का हर व्यक्ति सरकार से और चाहता है, मुझे और दो। लोकसभा चुनाव से पहले तालकटोरा स्टेडियम में जिस समय एआईसीसी का सेशन हो रहा था, तो राहुल गांधी जी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को लगभग आदेशात्मक शैली में कहा था, प्रधानमंत्री जी सब्सिडी वाले 9 नहीं 12 सिलेंडर चाहिए। यानी सरकार की सोच ये थी। मोदी जी ने आने के बाद कहा सब्सिडी वाले सिलेंडर्स के संदर्भ में कि जो लोग सक्षम हैं, संपन्न हैं, समृद्ध हैं, वो सब्सिडी छोड़ दें। गिव इट अप कैंपेन चलाया और आपने देखा छोड़ने वालों की तादाद लाखों में नहीं करोड़ों को पार कर गई। इसका अर्थ क्या हुआ? समाज में सत्प्रवृत्ति है, उसे सही दिशा चाहिए और लीडरशिप में कॉन्फिडेंस चाहिए। मेरे ख्याल से लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1965 के युद्ध के समय जब एक टाइम का भोजन छोड़ने को कहा था, उसके बाद ये पहला मौका होगा जब किसी प्रधानमंत्री ने जनता से कुछ कहा हो छोड़ दो और उसने छोड़ दिया हो। ये सोच का अंतर